हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे थे किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम फंगी के बारे में, तो आज इसके नेक्स्ट टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे है, फंजी को हम लोग कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो क्या है इसका क्लासिफिकेशन। True fungi are divided into following classes on the basis of structure of mycelium and sexual reproduction। जो ये क्लासेस में डिवाइडेड है फंगी, ये बेसिकली किसके बेसिस के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस टाइप का होगा। मेनली बेसिकली हम फंगी को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और वो 4 क्लासेस कौन कौन सी है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड द ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है बेटा, 4 क्लासेस समझ में आ गया, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड द ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो अब हम फर्दर करके एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस के बारे में, कि जो फाइकोमाइसिटिस क्लास है फंगी की, उसके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स है। अगर हम उसकी बात करें तो ऑल दी फंगी इंक्लूडेड इन दिस क्लास और कॉल्ड एज लोअर फंगी। ठीक है, जितने भी फंगी फाइकोमाइसिटिस क्लास में इंक्लूडेड होती है उन सभी को आप लोग क्या बोलते हो, लोअर फंगी या फिर लोअर फंजाई। ठीक है बेटा, मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। अब अगर हम बात करें कि फाइकोमाइसिटिस फंगी है वो बेसिकली कहाँ रहती है, उनका हैबिटेट क्या है, तो मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट प्लेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो बेसिकली कहाँ कहाँ मिलती है ये, एक्वेटिक वाटर में मिलेगी, ऑन डिकेइंग वुड के ऊपर मिलेगी, इन मोस्ट प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट हो, जहाँ पे नमी हो, उन जगह पे ये बेसिकली मिलेगी, और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, और एज ए ओब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में भी ये मिलेगी आपको प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है बेटा, ओब्लिगेट का मतलब है कि जिस प्लांट पे वो रह रही है एज ए पैरासाइट, यदि वो प्लांट नहीं है, यदि वो प्लांट एब्सेंट है, तो ये भी अपने आप का ग्रो नहीं करवा पाएंगी, मतलब जीवित नहीं रह पाएंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ओब्लिगेट का मतलब क्या है, दोनों का होना जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दी फंगल फिलामेंट, जिसको आप माइसीलियम बोल रहे हो अब तक, फंगल फिलामेंट ऑफ ऑल दी फंगस इंक्लूडेड इन दिस क्लास आर सिनोसाइटिक एंड एसेप्टेट। तो जो फंगल फिलामेंट है या फिर माइसीलियम जिसे हम बोल रहे हैं, जितने भी फंगस का जो इस क्लास में इंक्लूडेड है, उनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, सिनोसाइटिक एंड एसेप्टेट। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है बेटा, सिनोसाइटिक का मतलब है, देखो हम बात करते हैं, सिनोसाइटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कौन सी कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जिस सेल में 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएं, उस कंडीशन को, उस सेल को आप क्या बोलते हो, सिनोसिटिक सेल या फिर सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, तो इस फंगस का जो माइसीलियम है उसमें सिनोसिटिक कंडीशन है, मतलब वो मल्टी न्यूक्लिएट है, उसमें बहुत सारे टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड एसेप्टेट, एसेप्टेट का मतलब है सेल नॉट डिवाइड, जो सेल है वो डिवाइड नहीं की। देखो एक सेल को, एक सेल है यदि वो बीच में से डिवाइड हो गई, ठीक है, तो आप ये जो डिवीजन है आप इसको क्या बोलते हो, सेप्टा या फिर सेप्टम। ठीक है, तो सेल क्या कर गई, डिवाइड कर गई। अब जिसमें ये सेप्टा प्रेजेंट ही नहीं है, जो सेल को डिवाइड कर रहा था, तो इसको आप क्या बोल दोगे, एसेप्टेट कंडीशन। तो जब एसेप्टेट कंडीशन होगी तो सेल क्या नहीं करेगी, डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो जो माइसीलियम है फाइकोमाइसिटिस क्लास की फंगाई का, जो माइसीलियम है उसका बेसिकली क्या क्या फीचर्स है कि वो सिनोसिटिक होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, एंड एसेप्टेट, एसेप्टेट होता है मतलब जिसमें सेप्टा
एब्सेंट है, तो सेप्टा एब्सेंट है, इसकी वजह से जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी। 1 से 2 सेल आगे या फिर फर्दर और जो डिवीजन है वो नहीं होगा, 1 से 2 सेल नहीं फॉर्म होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है फाइकोमाइसिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सम क्लासेस लाइक। अब जो फाइकोमाइसिटीज है उसको क्लासिफाई किया गया है अदर क्लासेस में भी। जैसे फंगी की 4 क्लासेस थी, अब ये जो 4 क्लासेस है इनको भी अदर सब डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। अब हम उसकी बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सम क्लासेस लाइक। अब फाइकोमाइसिटीज को क्लासिफाई किया गया है अदर सब क्लासेस में, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है ओमाइसिटीज, सेकंड है जाइगोमाइसिटीज। फर्स्ट क्या है? ओमाइसिटीज एंड द सेकंड वन इज द जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में बेटा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ओमाइसिटीज जो क्लास है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ओमाइसिटीज में किस टाइप का होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर्स के फॉर्मेशन से एंड कोनिडिया के फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है ओमाइसिटीज में। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कोनिडिया के थ्रू कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका है बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है ओमाइसिटीज में? बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इतना मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी, फिर मियोसिस, वो सारे भी सिचुएशंस होती है। ठीक है, वो सारी स्टेजेस होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड जाइगोमाइसिटीज के बारे में। तो उससे पहले हम ओमाइसिटीज की कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। ओमाइसिटीज जो फंगी है वो बेसिकली कौन कौन सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स की बात की है। फर्स्ट है पाइथियम स्पीसीज। कौन सा है बेटा? पाइथियम स्पीसीज। जो पाइथियम स्पीसीज है ये मेनली क्या कोज करती है? कोजेस डंपिंग ऑफ डिजीज इन तंबाकू। कौन सी डिजीज कोज करती है? डंपिंग ऑफ डिजीज इन तंबाकू। सेकंड है एल्बुगो कैंडिडा। कौन सा है? एल्बुगो कैंडिडा। ये बेसिकली ये जो फंगी है, देखो मैंने बताया था जो फंगी है मेनली वो बेसिकली काफी प्लांट्स को, ठीक है, हम जो भी खाते हैं जैसे पिकल हुआ, ब्रेड हुआ, इन सबको क्या कर देती है? डैमेज कर देती है, खराब कर देती है। ठीक है, तो पाइथियम जो स्पीसीज है, जो फंगस है, वो क्या करती है? बेसिकली डंपिंग ऑफ डिजीज कर देती है तंबाकू में। डंपिंग ऑफ का मतलब है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता, प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा फंगस है वो क्या कोज करती है? कोजिज व्हाइट रस्ट डिजीज। कौन सी डिजीज कोज करती है? व्हाइट रस्ट डिजीज कोज करती है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बारे में तो देखो बेटा, अब हम बात करते हैं। देखो बेटा, ये डिजीज है डंपिंग ऑफ डिजीज। ठीक है, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये काफी सीड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ सीड्स तो जर्मिनेट कर गए लेकिन कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं कर रहे। देखो ऐसे कैसे पड़े हुए हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? डंपिंग ऑफ। जो प्रॉपरली सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? डंपिंग ऑफ डिजीज। देखो बेटा, और ये डिजीज कौन सी है? एल्बुगो कैंडिडा के थ्रू जो हो रही है। एल्बुगो कैंडिडा के जो कोज कर रही है मेनली व्हाइट रस्ट डिजीज। देखो लीव्स है और उसके ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट पैचेस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये कौन सी डिजीज है? व्हाइट रस्ट डिजीज है। देखो व्हाइट व्हाइट पैचेस नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने बोला व्हाइट रस्ट डिजीज। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में? तो ये हमने बात की है कि कौन सी डिजीज है और वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये अब हमने बात की ओमाइसिटीज के बारे में। ओमाइसिटीज जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज के अंडर, हमने उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास की जो फाइकोमाइसिटीज के अंडर क्लासिफाई है। सेकंड है जाइगोमाइसिटीज। सेकंड क्या है बेटा? जाइगोमाइसिटीज। अब जाइगोमाइसिटीज क्या है बेसिकली अगर हम बात करें तो जाइगोमाइसिटीज का यदि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स के फॉर्मेशन से ही इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है।
और वो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स इसमें फॉर्म होंगे वो मेनली बेसिकली कौन से स्पोर्स होंगे, एप्लेनोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स होंगे बेटा, एप्लेनोस्पोर्स। इनके बारे में हमने बात की हुई है लास्ट वीडियो लेक्चर में एप्लेनोस्पोर्स के बारे में, ठीक है। तो जाइगोमाइसीटीज क्लास में जो फॉर्मेशन होगा स्पोर्स का, स्पोरेंजियोस्पोर्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो बेसिकली कौन से स्पोर्स होंगे, एप्लेनोस्पोर्स होंगे, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा। तो वो होगा बाय गैमेटेंजियल कोपुलेशन। किसके द्वारा होगा, बाय गैमेटेंजियल कोपुलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंथ्रीडियम मेल पार्ट होता है और फिर वो उसमें एम्बेडेड हो जाता है, ऐसे प्लाज्मोगैमी होगी, कारियोगैमी होगी, मियोसिस होगा, वो सारा प्रोसेस आएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि जाइगोमाइसीटीज का एग्जाम्पल की, तो इसका मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल है राइजोपस। इसका मोस्ट बेसिक जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है बेटा, राइजोपस। अब हम बात करें राइजोपस के बारे में कि जो राइजोपस है वो किस टाइप की फंगी है। दीज आर नोन एज ब्रेड मोल्ड्स। इनको क्या बोलते हैं बेसिकली, ब्रेड मोल्ड्स। जो ब्रेड के ऊपर जो छोटे छोटे थोड़े दिनों बाद फंगी लग जाती है वो बेसिकली कौन सी होती है, राइजोपस टाइप की फंगी होती है, ठीक है। इसलिए आप इनको क्या बोलते हो, दीज आर नोन एज ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। दे प्रीफर टू ग्रो ऑन ब्रेड। ये बेसिकली कहाँ पे ग्रो करती है, ब्रेड पे। द टिप ऑफ माइसीलियम इज ब्लैक कलर्ड, सो दिस फंगस लुक्स लाइक ब्लैक कलर्ड। इनके जो टिप है, टिप पे मतलब माइसीलियम प्रेजेंट था। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था फंगी का, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे वो अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग उनमें डिवाइड होके टिप के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका था, माइसीलियम था या फिर हाइफे था, ठीक है। तो जो टिप है माइसीलियम की, जिसको आपने हाइफे बोला था, वो कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। कैसी होता है बेटा, ब्लैक कलर की होती है। इसलिए ये जो फंगी है ये आपको ब्लैक कलर की दिखाई देती है जब आप इसको देखते हो तब, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके डायग्राम की कि जो राइजोपस है वो किस टाइप का होता है बेसिकली, तो देखो बेटा इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है राइजोपस का, ठीक है। देखो जो माइसीलियम है उसके टिप्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, देखो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर बना जो बेसिकली ब्लैक कलर का होगा, इसीलिए आपको ये ब्लैक कलर की दिखाई देती है। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जब फंगी लग जाती है वो तो कुछ ब्लैक ब्राउनिश नजर आती है, ठीक है। अब उस स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रेजेंट है और वो फिलामेंट जो बेसिकली ऊपर जा रहा है जिसको आपने क्या बोला, स्पोरेंजियोफोर। इनके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं कि स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोर्स क्या है, वो कैसे जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली कि जो राइजोपस में जो स्पोरेंजियम है वो कैसे कलर के हैं, बेसिकली ब्लैक कलर के हैं, जिसके कारण जब ये फंगी को आप देखते हो तो ये आपको ब्लैक कलर की दिखाई देती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो हमने बात की है बेसिकली फाइकोमाइसीटीज के अंडर जो 2 क्लासेस हैं उनके बारे में। फर्स्ट इज द ओमाइसीटीज, सेकंड इज द जाइगोमाइसीटीज और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो फाइकोमाइसीटीज के बाद जो अपनी क्लास थी वो कौन सी है बेटा, एस्कोमाइसीटीज। कौन सी क्लास है वो, बेसिकली एस्कोमाइसीटीज। अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसीटीज के बारे में। दी सैक फंजाई, ठीक है। ये जो एस्कोमाइसीटीज है इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दी सैक फंगी या फिर दी सैक फंजाई, ठीक है। अब इनके माइसीलियम की अगर हम बात करें कि एस्को, क्योंकि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फंगी का वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही कर रहे हैं, तो आपको ये 2 पॉइंट्स तो स्पेसिफिक याद रखने हैं कि इनका माइसीलियम कैसा होगा, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज को आप दी सैक फंगी भी बोलते हो। माइसीलियम अब कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होगा, मतलब उसमें बीच में सेप्टा प्रेजेंट होगा, तो जो सेल्स है वो डिवाइड करेंगी। सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, क्योंकि कैसा है माइसीलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ब्रांचेस निकली हुई होती है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसीटीज आर सैप्रोफिटिक। जो एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स है, एस्कोमाइसीटीज क्लास के अंडर जो भी फंगी है वो सारी कैसी होती है, सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलो, ठीक है। कोप्रोफिलिक होती है, कोप्रोफिलो होती है, ठीक है। कोप्रोफिलो कौन सी होती है, बेसिकली जो ग्रोइंग ऑन डंग, जो डंग के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है, बेसिकली वो फंगी होती है,
ठीक है बेटा। तो इस टाइप की जो फंगी होती है वो कैसी कैसी होती है, मेंबर्स जो होते हैं स्कोमाइसिटीज के, इसके अंदर जो फंगी होती है बेसिकली वो किस टाइप की होती है, आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होती है। ठीक है, सेप्रोफाइट्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे उन पे एक्ट करती है। पैरासिटिक होती है, एज ए पैरासाइट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है, उस पे रहती है। और कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस का मतलब क्या है, जो डंग के ऊपर ग्रो करती है, जो गोबर के ऊपर बेसिकली ग्रो करती है। देखो अगर हम बात करें तो देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो ये डंग है नीचे और उसके ऊपर देखो ये फंगी ग्रो कर रही है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये किस टाइप की फंगी है, बेसिकली कैप्रोफिलस फंगी है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात आपको। तो ये हमने बात की है कि इनका जो न्यूट्रिशन है या फिर कैसे ये अपना फूड प्राप्त करती है या फिर कहाँ पे ये ग्रो कर सकती है बेसिकली। ठीक है, उनके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो किस टाइप का होता है, कैसे कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कैसे होता है बेटा, बाय कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय सोमेटोगेमी एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सोमेटोगेमी टर्म आपको याद होगी, जहां पे कोई भी सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होते, माइसीलियम क्या होता है, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उनकी सेल्स क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था सोमेटोगेमी के बारे में। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, बाय कोनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बाय सोमेटोगेमी एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने माइसीलियम की भी बात कर ली, हमने रिप्रोडक्शन की भी बात कर ली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सोमेटोगेमी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, सोमेटोगेमी के बारे में, कि जो सोमेटोगेमी जो इसमें हो रही है एस्कोमाइसिटीज में बेसिकली वो किस टाइप की होती है, उसका क्या पैटर्न है होने का। ठीक है, तो सोमेटोगेमी में बेसिकली क्या होता है, कैसे माइसीलियम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। एस्कोस्पोर्स, अब एस्कोमाइसिटीज में जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं आप उसको क्या बोलोगे, एस्कोस्पोर्स बेसिकली। एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोस्पोर्स बेसिकली कब फॉर्म होंगे, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस दे आर नेम्ड एज एस्कोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ये फंगी है एस्कोमाइसिटीज, इनमें एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमने इस क्लास को नाम दिया है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है बेटा, देयर आर 3 स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली 3 स्टेजेस होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। 3 स्टेजेस कौन कौन सी होगी, प्लाज्मोगेमी कि कैसे उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे फ्यूज कर रही है गैमेट्स की, उसके बाद कारियोगेमी उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन, उसके बाद मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे डिप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं इनके पॉइंट्स की, फिर हम डायग्रामेटिकली भी इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट्स की, इन इट 2 fungal hyphae of mycelium come close to each other and their cells fuse to form dikaryon। अब देखो जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर था उसके टिप्स को हमने क्या बोला था, हाइफे या हाइफा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो 2 फंगल हाइफे है ऑफ माइसीलियम एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उनकी सेल्स है वो फ्यूज होके किसका फॉर्मेशन कर लेगी, डाइकार्योन का। किसका फॉर्मेशन कर लेगी बेटा, डाइकार्योन का। जो हाइफे जो स्ट्रक्चर है माइसीलियम का वो क्या हुआ, एक दूसरे के क्लोज आए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए 2 हाइफे, और दोनों की सेल्स क्या हो गई, फ्यूज हो गई, और उस कंडीशन को आपने क्या बोला, डाइकार्योन। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करें बेटा, आफ्टर दिस, अब इसके बाद क्या होगा डाइकार्योन कंडीशन के बाद, आफ्टर दिस एन आउटग्रोथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम डाइकार्योन विच इज कॉल्ड एस्कोजीनस हाइफा। अब ये जो डाइकार्योन कंडीशन बन गई सेल्स के फ्यूजन के बाद,
अब एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, एक बड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगी इस डाइकैरियोन स्ट्रक्चर से, और उसको आप क्या बोलोगे, एस्कोजीनस हाइफा। क्या बोलोगे बेटा उसको, एस्कोजीनस हाइफे। एक आउटग्रोथ ओरिजिनेट्स हो गई डाइकैरियोन स्ट्रक्चर से, आपने उसको क्या बोला, एस्कोजीनस हाइफा। ठीक है, एस्कोजीनस हाइफा डेवलप एंड फॉर्म अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो आउटग्रोथ निकली है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला है डाइकैरियोन से, जिसको आपने एस्कोजीनस हाइफा बोला है। अब ये एस्कोजीनस हाइफा क्या करेगा, डेवलप करेगा और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, विच इज कॉल्ड एस्कस, जिसको आप क्या बोलोगे, एस्कस। ठीक है बेटा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा जिसको क्या बोला, एस्कस। जो एस्कोजीनस हाइफा है वो डेवलप हुआ और उसने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया जिसको हमने क्या बोला, एस्कस। ड्यू टू दिस सैक लाइक एस्कस, एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज सैक फंगी। ठीक है, इस सैक लाइक एस्कस के कारण ही, ड्यू टू दिस रीजन सैक लाइक एस्कस, एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज सैक फंगी। इसलिए हम एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि कैसे एस्कोजीनस हाइफा डेवलप हुआ और उसने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जिसको आपने एस्कस बोला। ठीक है, और इस सैक लाइक एस्कस के कारण ही हमने एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक फंगी। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखो, नाउ बोथ द न्यूक्लियाई रीच इन एस्कस। ठीक है, बोथ द न्यूक्लियाई मतलब दोनों हाइफे जो फ्यूज किए थे उन दोनों के न्यूक्लियाई, नाउ बोथ द न्यूक्लियाई रीच इन एस्कस एंड फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। आप क्या करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस एस्कस में जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे डिप्लॉयड न्यूक्लियस का। ठीक है, नाउ एस्कस इज प्रोटेक्टेड बाय सम फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो एस्कस है ये प्रोटेक्टेड रहेगा बाय सम फंगल फिलामेंट से टू फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, और किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्रूटिंग बॉडी का, कोल्ड एज एस्कोकार्प, जिसको आप क्या बोलते हो, एस्कोकार्प। अब इस एस्कोकार्प में क्या होगा, इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या किया, दोनों न्यूक्लियाई एस्कस में पहुंचे, वहां पे जाके उन दोनों का फ्यूजन हुआ। तो जब एन कंडीशन फ्यूज हुई तो उन्होंने एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो एस्कस था ये प्रोटेक्टेड है कुछ फंगल फिलामेंट से और एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसको आप क्या बोल रहे हो, एस्कोकार्प। इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर, अब जिसमें रिडक्शनल डिवीजन हुई मतलब मियोसिस परफॉर्म हुआ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स, और उसने किसका फॉर्मेशन किया, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द रप्चरिंग ऑफ एस्कोकार्प। अब ये जो एस्कोकार्प जो स्ट्रक्चर था, जो फ्रूटिंग बॉडी थी, ये क्या होगी, रप्चर होगी, एंड एस्कस एस्कोस्पोर्स टू बिकम फ्री, एस्कोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, फ्री, एंड ईच एस्कोस्पोर फॉर्म अ न्यू माइसीलियम, और हर एक एस्कोस्पोर किसका फॉर्मेशन करेगा, एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा, एक न्यू एस्कोमाइसिटीज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में बेटा। अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिकली इसकी, अगर हम बात करें तो देखो बेटा, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के थ्रू तो देखो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं, दो हाइफे हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ठीक है, दोनों हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद दोनों का फ्यूजन हो गया, दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। आपने इसको क्या बोला, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। अब दोनों सेल्स है, दोनों फ्यूज होके दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, बीच में, तो आपने इस कंडीशन को क्या बोला, डाइकैरियोन। उसको क्या बोला बेटा आपने, डाइकैरियोन। अब ये डाइकैरियोन डेवलप होगा और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो, एस्कोजीनस हाइफा। क्या बोल रहे हो, एस्कोजीनस हाइफा।
तो बेटा इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला, एस्कोजीनस हाइफा। डाइकैरियोन है वो डेवलप हुआ और इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, एस्कोजीनस हाइफा का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया, एस्कोजीनस हाइफा का फॉर्मेशन कर लिया उसने। सैक लाइक स्ट्रक्चर देखो ये दिख रहा है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने, जिसकी वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, सैक फंगी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस है वो एस्कस में पहुंच जाएंगे। इस एस्कोजीनस हाइफा को एस्कस भी बोला है हमने। ठीक है, अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई है ये किस में पहुंच जाएंगे, एस्कस में पहुंच जाएंगे। पहुंच गए एस्कस में, ऊपर की साइड देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में समझ में आ गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। तो अब जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो आपने इसको क्या बोला, कार्योगैमी, कि गैमिट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला बेटा, कार्योगैमी। ठीक है, अब क्या होगा, इस न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जो एस्कस है, जो एस्कस का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ फंगल फिलामेंट्स इसके चारों तरफ एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे इसके चारों तरफ, जिसको आप क्या बोलोगे, एस्कोकार्प, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एस्कोकार्प। ठीक है, जिसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा और किसका फॉर्मेशन कराएंगे, वो हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स का। अब देखो इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में 2n कंडीशन में अब क्या हो गया, यहाँ पे मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो गई और किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्कोस्पोर्स का। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एस्कोस्पोर्स का। अब देखो ये रही एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी जो बाहर की साइड आपको दिखाई दे रही है। अब एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गए बहुत सारे एस्कस में। अब ये एस्कोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर की साइड एस्कोकार्प के थ्रू बाहर की साइड रैप्चर हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे, और अब हर एक एस्कोस्पोर है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेगा। तो स्ट्रक्चर के थ्रू देखो बेटा आपको समझ में आ गया ये कि कैसे बना रखा है। ठीक है, बेसिकली देखो। ओके, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई कि जो सोमेटोगेमी का प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म हुआ, बेसिकली मतलब कैसे उसमें तीनों स्टेजेस आई, प्लाज्मोगेमी भी, कार्योगेमी भी और मियोसिस भी। ठीक है, कैसे परफॉर्म हुआ समझ में आ गया रिप्रोडक्शन। अब देखो एक नोट बनाना है, मिनिमम 4 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन 1 एस्कस। मिनिमम कितने बनते हैं, 4 एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं इन 1 एस्कस, बट जनरली, लेकिन मोस्टली कितने एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं इन 1 एस्कस, बट जनरली 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन 1 एस्कस। लेकिन जनरली 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है 1 एस्कस में, और मिनिमम कम से कम कितने बन सकते हैं, 4 एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जनरली कितने बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स, मोस्टली कितने बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। क्या एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम, जिसको हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं, जिसको ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं, पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम का अगर हम देखें तो पेनिसिलियम ग्रेसियोफिलियम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ग्रेसियोफिलिन एंड एंटी फंगल एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। एंटी फंगल मतलब जो फंगल है, जो फंगस है उससे क्या करती है, मेनली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो एक एंटीबायोटिक ग्रेसियोफिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक है, वो आपको ऑब्टेन होती है इस फंगस से। ठीक है, सेकंड है एस्परगिलस। सेकंड क्या है, एस्परगिलस। ब्लैक और ब्राउन मोल्ड, जिसको आप ब्लैक और ब्राउन मोल्ड भी बोलते हो, एस्परगिलस प्रोलीफेरेंस। ठीक है, ये अलग अलग स्पीसीज है और उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग स्पीसीज क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, एस्परगिलस प्रोलीफेरेंस। अब एस्परगिलस प्रोलीफेरेंस क्या प्रोवाइड कर रही है, एन एंटीबायोटिक प्रोलीफेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है प्रोलीफेरिन, वो बेसिकली ऑब्टेन होती है इससे, एस्परगिलस प्रोलीफेरेंस से। एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस एक अदर स्पीसीज है। ये बेसिकली क्या करती है, इट कॉजेज मैनी डिजीज इन ह्यूमंस एंड कैटल्स।
ह्यूमंस में और कैटल्स में बहुत सारे टाइप के डिजीज ये कोज करती है। दिस डिजीज आर नोन एज एस्पेरोगिलोसिस। इन डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पेरोगिलोसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्लेविसेप्स। नेक्स्ट क्या है? क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, ये एक स्पीसीज है परप्यूरिया। क्लेविसेप्स एक फंगल है, फंगी है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इट कॉजेज इर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा। कौन सी डिजीज कोज करती है? इर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा। इर्गोटिन एक ड्रग है, इर्गोटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। एक ड्रग का नाम है इर्गोटिन, जो कि इस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ही ऑब्टेन्ड होता है इर्गोटिन। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्या है बेटा? न्यूरोस्पोरा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंगी है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंगी है, जिसको आपको याद रखना है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, स्टडी पर्पज के लिए भी। रेड और पिंक मोल्ड, इसको आप क्या बोलते हो? न्यूरोस्पोरा को रेड और पिंक मोल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको हम और क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं बेटा? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट किंगडम। बेसिकली मैंने बताया आपको कि बहुत सारे टाइप की स्टडीज और रिसर्च पर्पजेज के लिए न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट किंगडम। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो ये हमने बात की एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं ईस्ट के बारे में, कि जो ईस्ट है वो किस टाइप की फंगी है। ठीक है, ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगी। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिसेलुलर के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा जो थे वो सारे यूनिसेलुलर थे। ठीक है, तो हमें ईस्ट को तो रखना तो किसमें चाहिए? प्रोटिस्टा में। लेकिन एक ये एक्सेप्शन है कि ईस्ट को हम प्रोटिस्टा में ना रख के कौन से किंगडम में रखते हैं? कौन से किंगडम में पुट करते हैं? फंगी में। ठीक है, ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगी। According to 5 kingdom classification, it should be placed in Protista, but exceptionally it is placed in Mycota या फिर fungi because its life cycle is similar to class Ascomycetes। हम क्यों रखते हैं इसको माइकोटा में या फिर फंगी किंगडम में? क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो सिमिलर है टू द क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, जस्ट उसके जैसी सिमिलर है ईस्ट की लाइफ साइकिल, इसलिए हम इसको किस में पुट करते हैं बेटा? ईस्ट में, माइकोटा डिवीजन में। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ईस्ट ग्रोज ऑन राइपन फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, सुगर केन, डेट पाम एंड फ्लावर्स। जो ईस्ट है बेसिकली वो कहाँ ग्रो करती है? राइपन फ्रूट्स पे, पके हुए फ्रूट्स पे, लाइक ग्रेप्स पे, सुगर केन पे, डेट पाम पे एंड फ्लावर्स पे। ठीक है, इनमें माइसीलियम एब्सेंट होता है। ईस्ट में माइसीलियम एब्सेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। जो ईस्ट है उसमें माइसीलियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। इफ ईस्ट इज डिजोल्ड इन सुगर सोल्यूशन, यदि आप ईस्ट को डिजोल्व करते हो सुगर सोल्यूशन में, देन सुडोमाइसीलियम इज फॉर्म्ड। सुडोमाइसीलियम मतलब एक फॉल्स माइसीलियम। देखो बेटा, सुडो वर्ड का मतलब क्या होता है? सुडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, एक फॉल्स माइसीलियम क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज इन सुगर सॉल्यूशन इट ग्रोज वेरी फास्ट, क्योंकि सुगर सॉल्यूशन में ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करती है। तो यदि ईस्ट को आपने सुगर सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिया तो सुडोमाइसीलियम स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, एक फॉल्स माइसीलियम फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सुगर सॉल्यूशन में ईस्ट है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो ईस्ट है उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या क्या है, ईस्ट को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, वो आपके लिए किस लिए हेल्पफुल है। ईस्ट आर ऑल्सो कोल्ड एज फर्मेंटेशन फंगी। आप ईस्ट को, हम ईस्ट को क्या ऑल्सो कोल्ड एज फर्मेंटेशन फंगी भी बोलते हैं। अब फर्मेंटेशन फंगी क्यों बोलते हैं? बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। ठीक है, इसलिए हमने ईस्ट को क्या बोला? फर्मेंटेशन फंगी, क्योंकि ईस्ट है वो किस में हेल्प करती है? बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करती है, और फर्मेंटेशन की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट।
ठीक है। इट इज यूज्ड एज फर्मेंटेशन एजेंट इन बेकरी, बेकरी का मतलब क्या हुआ, ब्रेड इंडस्ट्री में, ठीक है। इसको हम एज ए फर्मेंटेशन एजेंट भी यूज करते हैं इन बेकरी या फिर ब्रेड इंडस्ट्री में एंड वाइन इंडस्ट्री में। देखो जैसे कि हम ये बनाते हैं पिज्जा वगैरह हम बनाते हैं, तो उसमें भी बेसिकली ईस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें ईस्ट का यूज किया जाता है क्यों, क्योंकि उसको फर्मेंट करने के लिए, क्यों किस लिए किया जाता है, फर्मेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। इसलिए हमने लिखा कि ब्रेड इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। सो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये एक ईस्ट है, कॉमन ईस्ट है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर्स ईस्ट, इसलिए हम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोफ्लेविन, जिसको हम विटामिन B2 भी बोलते हैं। विटामिन बी है वो काफी टाइप की होती है, B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन अप टू विटामिन B12, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है, जिसको आप विटामिन B2 भी बोलते हो, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। जो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है वो बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से ऑब्टेन होती है, बेकर्स ईस्ट से ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस समझ में आ गया आपको कि ईस्ट है वो कैसे फर्मेंटेशन में अपना रोल प्ले करती है, कैसे वो ब्रेड इंडस्ट्री में और वाइन इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन करके अपना रोल प्ले करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।